हाँ तो देखते हैं हम, जो यहाँ पे अपना फलन है इस पे बात करते हैं। तो इसको चिन्ह फलन कहते हैं। ये फलन क्या होता है? चिन्ह फलन। देखो चिन्ह फलन में क्या होता है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स बटे एक्स बी। आपने आप 11th में इसको पढ़ चुके हो वैसे। या इसका ये रूप भी होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू, ये फलन कहाँ से कहाँ पर परिभाषित है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि फलन कहाँ से कहाँ पर परिभाषित है। मैंने कहा था कि प्रांत और परिसर और सहप्रांत का बहुत रोल है। प्रांत अपना वास्तविक संख्याएं हैं, प्रांत अपनी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और जो परिसर सहप्रांत है वो भी क्या है? वास्तविक संख्या है। दोनों ही वास्तविक संख्या है। तो देखो प्रांत पर कि अक्स की वैल्यू किससे ज्यादा हो? 0 से। तो अक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तब इस फलन का मान हमेशा कितना आएगा? 1। अक्स का मान 0 पर हमेशा क्या रहेगा? 0। और अब अक्स का मान 0 से कम हो तो f(x) बराबर हमेशा क्या वैल्यू आएगी? -1। इसका मतलब क्या होता है? देखो f चाहे 1 हो, f 1.5 हो, चाहे f 0.5 हो, चाहे f हो कुछ भी हो, इस f पर f का मान x से ज्यादा है ना, 0 से ज्यादा हो रहा है, तो 0 से ज्यादा है तो f की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 ही आएगी। मतलब 0 से जितनी कोई भी ज्यादा वैल्यू ले लो। इसका मतलब और साथ में चाहे -1 हो, -2 हो, -100 हो, मतलब x का मान 0 से कम है तब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? -1 आएगी। और 0 होने पर क्या आएगी? एफ ऑफ 0 कितना रहेगा? समझने की बात ये। अब देखो तो परिसर क्या बनेगा? मैं इसका परिसर क्या बनेगा? या तो 1 आएगा एफ एक्स की वैल्यू, या 0 आती है, या हम क्या आता है? -1। पहली चीज हम देखते हैं कि एक की है क्या? ये दोनों ही नहीं होता। देख लो चे, मैंने कहा था एक की होने के लिए यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो तब x1 बराबर भी क्या होना चाहिए सर? x2। मतलब प्रांत की दो भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए जो प्रतिबिंब है वो भी हमेशा भिन्न भिन्न होने चाहिए। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) तो है कितना? एफ ऑफ कोई भी एग्जांपल ले लो, 0 पॉइंट किस बराबर कितना है? एफ ओपन। और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना, क्योंकि x का मान 0 से ज्यादा हो तो उन सब पर fx का मान केवल 1 ही होगा। लेकिन 0.5 किसके बराबर नहीं है? 1 के। कहने का मतलब कि दो प्रांत के अवयव हैं 0.5 और 1, कोई भी ले सकते हो, और उन दोनों की जो प्रतिबिंब तो बराबर आ रहा है लेकिन वो अवयव बराबर नहीं है। इसका मतलब फलन एक की नहीं है, फलन एक की नहीं है, पहली चीज। दूसरा हमें देखना है आच्छादक। क्या देखना है? आच्छादक। आच्छादक होने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ चेक करेंगे। अब देखो इसका परिसर क्या बनता है। इस फलन का परिसर आपने 11वीं में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो देखो, अक्स की वास्तविक संख्या 0 से ज्यादा हो तो एफ का मान हर बार कितना आएगा? 1। एक्स बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा? 0। और एक्स, ये फलन इन्होंने डिफाइन ही कर रखा है। और एक्स का मान 0 से कम होने पर एफ एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? -1। इसका मतलब फलन, तीन फलन बोल सकते हो इसको। परिसर कितना आएगा? -1, 0 और 1, तीन ही अवयव आएंगे परिसर में। दिख रहा है इसे? आर की संख्या 0 से ज्यादा हो तो 1 आएगा हर वैल्यू पर, समझा भी दिया। से कितनी वैल्यू ले लो, धनात्मक पर 1 ही आएगा। एफ का मान कितना बनेगा? 1। 0 पर 0 और 0 से 0 तो कितना बनेगा? -1। ठीक है सर। तो मतलब परिसर। अब देखो सह प्रांत कितना है इसका? सह प्रांत कितना है? फिर सह प्रांत तो आर है। तो मैंने कहा था कि यहां से डायरेक्ट दिख जाता है कि सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं है।
और आच्छादक होने की शर्त होती है कि सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए, पर नहीं है। अतः फलन क्या नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो हमने दो तीन चीजें पढ़ ली। यहाँ तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फलन है। जो कौन कौन से, सबसे पहले मोडक्स, मोडक्स भी क्या नहीं होता, वन वन एक ही नहीं होता सर। और आच्छादक होता है क्या, आच्छादक भी नहीं होता। आर से आर पर बात कर रहा हूं मैं, ना ही महत्तम पूर्णांक फलन है आर से आर पर, ना तो एक ही होता है ना आच्छादक होता है। ट्रिक भी रख सकते हो, और तीनों इंपॉर्टेंट फलन है। और जो ये चिन्ह फलन है, सिग्मा, सिग्नम फलन भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्नम, सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। ये फलन कभी भी क्या नहीं होता, तीनों ही फलन आर से आर पर, प्रांत चेंज करते तो अलग हो सकता है, लेकिन आर से आर पर तीनों क्या नहीं होते, सिद्ध कर दिया, ना तो एक की और आच्छादक। शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हो कि इसके तो जो तीनों इंपॉर्टेंट फलन है, तीनों ही क्या नहीं होते, ना तो एक की होते हैं ना ही आच्छादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक फलन डिफाइन कर रखा है कि जिसका समुच्चय, फलन कहां से कहां पर है, ए से बी बोल रखा है, ए से बी तक एक फलन है, तो एफ का प्रांत ए हो जाएगा, बी से प्रांत हो जाएगा, ए से बी पर है। जहां ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1 2 और 3, और बी बराबर क्या दे रखा है, लिख सकते हो जहां बी बराबर 4 5 6 7, ये समुच्चय। और साथ में क्या दे रखा है, तथा एफ बराबर क्या है, 1 4, मतलब फलन 1 4 का मतलब क्या, फलन एक हमेशा संबंधी होता है। फलन क्या होता है, एक संबंध, ऐसा एक स्पेशल संबंध होता है जिसका, जिसका में एक का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी एक अद्वितीय अवयव से संबंधित रहता हो, बात कर चुके हैं। तो ये एक संबंध है, इसका मतलब क्या है, इनको समझना आपको इस तरीके से दे दिया तो क्या है, जहां एफ ऑफ एक, एक की जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना बनेगा 4, तथा एफ ऑफ 2 बराबर कितना बन रहा है 5, और एफ ऑफ 3 बराबर कितना है 6। इनमें तीन अवयव है, तीनों अवयव किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए हैं। क्या कोई भी दो अवयव किसी एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं क्या, एक की होने के लिए क्या होता है, अब इनको चेक करना है कि एक की है, सिद्ध कीजिए कि फलन एक की है। तो एक की चेक करने के लिए देखो, भिन्न भिन्न अवयवों की परिभाषा क्या कहती है, ये तो परिभाषा की, एक के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए उनका प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो सर यहाँ तो देखो, अक्ष के भिन्न भिन्न अवयव, दो अवयव कोई भी दे ले लो, इन दोनों किन्हीं भी दो अवयवों का प्रतिबिंब समान नहीं है, इसका मतलब फलन क्या है, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि एक के प्रत्येक दो भिन्न अवयवों के लिए, ऐसा लिख दो, प्रत्येक दो भिन्न अवयवों के लिए, सीधा ही दिख रहा है ये तो, दो भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है। लैंग्वेज लिखते हो तो बहुत फर्क पड़ता है, आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। अतः है फलन एक की है। अब यहाँ नहीं पूछा, आच्छादक पूछता तो आच्छादक में आपको वो नहीं लेना वाई वाला, वाई हो तो उसके लिए एक्स दिखाना है, या प्रांत। देखो इसका सहप्रांत, इसका परिसर क्या बन रहा है, परिसर क्या होता है, एक के समस्त अवयवों के प्रतिबिंब का समुच्चय, मतलब एक के हर अवयव लेंगे और इनका ऐप के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उनका समुच्चय तो क्या होता है परिसर। तो एक के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब 4 5 6 बन रहा है, जबकि सहप्रांत कितना है, यहाँ पूछा नहीं है फिर भी बात कर लेते हैं। सह प्रांत है 4 5 6 7, सर परिसर और सह प्रांत बराबर है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं है, नहीं है तो सीधी सी बात है, ये फलन क्या नहीं है, आच्छादक। ये बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो एक ही नहीं होगा, एक ही सॉरी होगा, क्योंकि एक ही में 4 है। अब इस इनमें कोई भी अवयव नहीं है जिसकी और की भी में 4 हो, दो की इमेज 5 है तो केवल दो की है, मतलब ऐसे कोई भी दो अवयव, भिन्न भिन्न अवयव नहीं मिल रहे जिनकी इमेज क्या है 4 समान है, सॉरी। तो
ये अवयव क्या है, एककी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन, आपको के 2-3 पार्ट दे रखे हैं, दिए हुए फलन एककी है, आच्छादक है, या एककी और आच्छादक दोनों है। भाई कोई सा फलन एककी हो सकता है, कोई सा आच्छादक हो सकता है, और या दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा पूछा इन्होंने कि क्या कोई दिए हुआ फलन एककी आच्छादक अथवा एककी आच्छादक है। इसका मतलब या तो एककी है या आच्छादक है, या चेक करना है एककी और आच्छादक दोनों है क्या। हम चेक करेंगे दोनों ही। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि पहले को देख लो, एफ एक्स बराबर, आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। और फलन परिभाषित कहां से कहां पर है, ये यहां इन्होंने नहीं दिया, जबकि क्वेश्चन, हाँ ये रहा, सॉरी, फलन कहां से कहां पर परिभाषित है, जहां एफ कहां से कहां पर है, वास्तविक संख्याओं से लेकर, मैंने कहा था कि पहले देखना है कि इसका प्रांत कौन सा है, सह प्रांत कौन सा है, जरूर देखना है। प्रांत चेंज होते ही फलन एककी आच्छादक हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हमने पीछे क्वेश्चन करके हैं काफी। तो कहोगे ठीक है सर, देखो एफ एक्स बराबर क्या है, 3 माइनस का 4x, मैं एककी चेक करूंगा, एककी एफ के लिए चेक करते हैं कि एककी है क्या नहीं। मैं क्या करूंगा, हर बार मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये फलन का हम सह प्रांत नहीं निकाल सकते, परिसर निकालना मुश्किल है, क्योंकि आर से आर पर है। तो सबसे पहले मैंने कहा था एन और जेड पे हो तो आप चेक कर लेना, सह प्रांत भी निकाल लेना, लेकिन यहाँ आर पर है तो देखो लॉजिक क्या करते हैं, 3 माइनस 4x है, तो मैं क्या हुआ, माना पहले भी किए हैं, x1 तथा x2 बिलोंग टू क्या है, आर, आर के दो अवयव हैं, और जहां साथ में दोनों क्या नहीं है, x1 किसके बराबर नहीं है, फिर ये तो हम दिखाना है तथा, हाँ ये लेके चलेंगे fx1 बराबर है fx2। हमें सबसे पहले यही एककी में देखना है कि fx1 बराबर x2 लेना है, और वहां x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन क्या हो जाएगा, एककी। केवल एक ही चीज है, तो देखो fx1 बराबर x2, तो fx1 कितना बन जाएगा, fx है 3 माइनस का 4x, x1 होगा तो x1 हो जाएगा, fx2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4x2, दोनों तरफ 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या, माइनस का 4x1 बराबर माइनस का 4x2, दोनों तरफ माइनस का 4 भी कैंसिल, कितना बचेगा, x1 बराबर x। हम क्या लेके चले थे कि fx1 बराबर x2 लेके चले थे, और क्या आ गया, x1 बराबर x2, यही तो हमें दिखाना था। अतः है फलन क्या है, एककी है, पहले वाले की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा आच्छादक, तो आच्छादक के लिए देखो नई स्लाइड में देखते हैं कि fx बराबर कितना है, 3 माइनस का 4x, ये आच्छादक है कि नहीं है, इसको चेक करना है। और फलन आर से आर पर था ही, एककी तो हो गया, हम चेक कर लिए। तो देखो यहाँ हम क्या, आप इसका प्रांत निकाल सकते हो, आर में अनंत अवयव है, एक्स की जगह रखोगे तो एफ एक्स बहुत असीमित आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या करोगे, दूसरा तरीका, माना वही ये लाइन फिक्स है, माना y बिलोंग टू क्या है, r, जिसके लिए x बिलोंग टू क्या है, कोई प्रांत में ऐसा अवयव है कि एफ एक्स बराबर कितना है, y, ये लाइन फिक्स है कि y कोई सह प्रांत का अवयव है जिसके लिए कोई ऐसा x भी विद्यमान है इसमें प्रांत में, कि उस x की, देखो ऑन टू होने के लिए क्या है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सह प्रांत का सॉरी प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यही दिखाना है। तो हमने एक अवयव y ले लिया जिसके लिए x ऐसा है कि एफ एक्स बराबर y है, ये लाइन फिक्स, एफ एक्स कितना है, 3 माइनस का 4x बराबर क्या है, y। अब मैंने फिक्स वही पैटर्न बताया कि केवल x को एक तरफ कर लो और सारी चीजों को एक तरफ, इसका मतलब कि उस y के लिए x आ रहा है क्या, ऐसा कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x मिल जाएगा क्या, देखो हम चेक करेंगे। तो मैं y को इधर ले आता हूं, 3 माइनस वाई बराबर कितना बन जाएगा, 4x बना, तो ठीक है सर। अब केवल x को एक तरफ रखना है तो 3 माइनस वाई बटे 4 बराबर,
इधर रखते हैं। अब देखो हमें प्रत्येक y के लिए ये एक संख्या हर बार एक वास्तविक संख्या y बट्टे में होता बोल दूं तो जीरो पर अक्स नहीं मिलता, क्योंकि y जीरो थी, अक्स क्या होता अनंत, नहीं मिल सकता बिल्कुल। लेकिन y ऊपर है और y है क्या, एक वास्तविक संख्या ही तो है। तो मैं y कोई भी वास्तविक संख्या रखूंगा तो 3 माइनस वाई भी बट्टे 4 भी एक वास्तविक संख्या होगी, और वो पक्का इस r में, और जो प्रांत है वो भी तो r ही है। तो ऐसा x क्या मिल जाएगा ना, तो y की प्रत्येक वैल्यू के लिए ऐसा x मिल रहा है। अब आपको कि सर y 3 है, उसके लिए x कितना मिलेगा, तो 3 माइनस 3 बराबर 0 बटे 4 जीरो। तो y 3 हो तो उसके लिए x 0 मिला। y 1 है तो कितना मिलेगा, 3 माइनस 1 2 बटे 4। सर y मैंने लिया 5 तो उसके लिए x कौन सा मिलेगा, तो 3 माइनस 5 मतलब बराबर माइनस का 2 बटे 4। समझे, देखो समझ लो यहाँ पे एक बार इसी एग्जाम्पल से कि सर y बराबर 3 है, उसके लिए ऐसा x कौन सा मिल रहा है कि एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है 3। तो देखो कितना मिलेगा, 3 माइनस 3 बटे 4 बराबर 0 बराबर y। तो y कितना मिलेगा, फिर x कितना मिला 0। नो y बराबर 1 के लिए कितना मिलेगा, 3 माइनस 1 बटे 4 बराबर x होता है। तो ये 3 माइनस माइनस का सॉरी प्लस का 2 बटे 4 बराबर x, 1 बटा 2 बराबर कितना मिलेगा, मतलब x 1 बटा 2 हो तो y कितना मिल जाएगा 1। इसका मतलब आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लो उसके लिए आपको x पक्का मिल जाएगा। y बट्टे में होता तब दिक्कत हो जाती। मैं मान लो ऐसा समझो कि 3 माइनस का y बटे 4 माइनस y बराबर x होता, हाँ तो y बराबर 4 पर ये क्या बनता, 3 माइनस 4 बटे 0, मतलब x बराबर कितना बनता अनंत। मतलब y 4 होता उसके लिए x अनंत चाहिए, और x अनंत कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये नीचे वाली संख्या इंपॉर्टेंट है, इसमें y होता है तो देखना है कि इसका हर कब 0 होता है, उसके लिए कभी x नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ हर है ही नहीं, तो प्रत्येक y के लिए आपको क्या मिल रहा है, प्रत्येक y के लिए क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यही तो परिभाषा है कि जो सहप्रांत की प्रत्येक के लिए हमें एक ऐसा x मिल जाए तो वो फलन क्या होता है, फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। ऐसा x मिला जहां आप ये भी कर सकते हो, जहां क्या होगा एफ ओ 3 माइनस का y बट्टे 4 बराबर किसके आ जाएगा, देख लो चाहिए ये x ऐसा मिल गया किसके लिए, y के लिए मिल रहा है क्या, चेक कर लो, रखिए वापस 3 माइनस का 4 और y की जगह कितना रख दिया 4। तो 3 माइनस 4 से 4 कट जाएगा, 3 माइनस का y बराबर 3 माइनस का 3, समीकरण को खोलेंगे तो -3 और प्लस का y, 3 से 3 कट जाएगा। मतलब प्रत्येक y के लिए 3 माइनस वाई बटा 4 ऐसा मिल रहा है जहां पे एफ ऑफ 3 माइनस वाई बटे 4 बराबर क्या है y। अतः फलन क्या है, अतः फलन ये रख के एक बार चेक भी करना है आपको। पहले क्या करना है, y के लिए एफ एक्स बराबर वाई रखना है, इतना ध्यान रख लो, किसी को समझ में ज्यादा नहीं आता। फिर x एक तरफ रख लो और y की वैल्यू सारी वैल्यू एक तरफ रख लो, ठीक है सर। फिर इसको इस फलन को x की वैल्यू को यहाँ पे रख के एक बार y और दिखा दो तो फलन क्या हो जाएगा। अच्छा शॉर्ट तरीका ये भी है, और समझने वाले समझ सकते हैं कि मतलब प्रत्येक y के लिए ऐसा x मिल रहा है जहां पे f ऑफ उस प्रत्येक y के लिए ऐसा x कौन सा मिलेगा 3 माइनस वाई बटे 4, मतलब प्रत्येक y के लिए 3 माइनस वाई बटे 4 ऐसा होगा कि f ऑफ 3 माइनस वाई बटे 4 बराबर क्या मिल जाएगा वापस से y, और फलन क्या मिल जाएगा आच्छादक। अब वापस से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है कि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो एफ एक्स बराबर सेकंड पार्ट है, एफ एक्स बराबर क्या है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर जहां ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एफ आर से आर क्यूब का से कुछ हो ना हो स्क्वायर में ध्यान जरूर रखना है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनका परिसर हमेशा धनात्मक ही आएगा, तो फिर आपको देखना है सह प्रांत के याद ही रख, मतलब याद हो जाता है, एक दो बार याद रखने की जरूरत नहीं, समझ सकते हैं लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से। तो देखो हमें चेक करना है एक की, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 मानेंगे ये पहले की तरह, तो ये कितना बचेगा 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस का 2 स्क्वायर। सर इंप्लाइज लगाते जाना, इंप्लाइज 1 से 1 कट जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। सर ये है क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर
अब कहोगे सर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या बनेगा, x1 बराबर क्या बन जाएगा, याद रखना प्लस माइनस का x2। इसका मतलब क्या होगा कि fx1 बराबर fx2 है, तो या तो x1 बराबर क्या है x2, या x1 किसके बराबर है माइनस x2 है। अब हमने ये पहला क्वेश्चन कर भी चुके हैं एक बार कि यहाँ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता तो ये तो कभी होता ही नहीं, ये हट जाता अपने आप ही, क्या बचता x1 बराबर x2, तो fx1 बराबर fx2 है तो वहां पे x1 बराबर x2। लेकिन यहाँ प्रांत क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो दोनों संख्याएं वास्तविक बन जाती है। वो मैंने बताया भी है पीछे, हम वीडियो पे हम देखेंगे तो आप कभी भी इसको देख लेना, क्योंकि आपकी ऐप में पड़ी रहेंगी तो दोबारा से बताने की शायद जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि fx1 बराबर x2 है तो x1 बराबर x2 भी हो सकता है, x1 बराबर माइनस x2 हो तब भी हो सकता है। और यह सीधा एग्जाम्पल याद रख लो, क्योंकि 1 कोमा माइनस 1 किस में बिलोंग करते हैं, इसके प्रांत आर में, जहां एफ ऑफ 1 बराबर कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 1 प्लस का 1 बराबर 2, और एफ ऑफ माइनस 1 बराबर कितना है 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और कितना बन जाएगा 2। इसका मतलब क्या है एफ ऑफ 1 बराबर है एफ ऑफ माइनस 1, जबकि 1 बराबर क्या नहीं है माइनस 1। इसका मतलब लन 1 की नहीं, ये पूरा लिखोगे तो नंबर अच्छे हैं x1 बराबर x2। अब देखो इसका मतलब क्या है f1 और 1 हो तब भी वैल्यू क्या होती है fx1 और fx2 बराबर हो, f1 और -1 हो तब भी 2 और -2, कहने का मतलब है जो x2 लेंगे उसका माइनस भी लोगे ना तो भी दोनों पर वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, f2 और -2, f3 और -3, f 1.5 और एक माइनस का 1.5, क्योंकि ये जो x स्क्वायर है वो धनात्मक बना देता है। तो फलन ऐसा पहले भी कर चुके हैं, फलन क्या नहीं है सर एक ही नहीं है। अच्छा तक ठीक है सर, अच्छा तक चेक करते हैं। अच्छा तक में मैंने कहा था एक्स स्क्वायर वालों में एक चीज देखना, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा धनात्मक, क्या रहेगा हमेशा क्या रहेगा धनात्मक। और सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब धनात्मक है तो एक और जोड़ेंगे तो सारी संख्याएं तब भी क्या रहेंगी धनात्मक। देखो एफ एक्स बराबर 1 प्लस क्या है, जहाँ x क्या है वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जब भी माइनस की रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी रे, हमेशा सर क्या रहेगी एक्स स्क्वायर से रखेंगे एक्स की जगह रखेंगे तो हमेशा एक्स स्क्वायर धनात्मक रहेगा। तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हमेशा क्या रहेगा धनात्मक ही रहेगा। एक्स का -2 रखोगे तो भी 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 4 5 बने। सर मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो भी 2 ही होगा। इसका मतलब एफ एक्स जो फलन है उसका परिसर, ये एक्स स्क्वायर वालों में दिमाग में रख लेना। तो एफ एक्स जब एक्स स्क्वायर होता है तो उसका फलन का परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हमेशा क्या रहेगा, भाषा हम लिखा चुके हैं पहले भी, परिसर हमेशा क्या रहेगा सर धनात्मक होगा। जबकि जबकि सह प्रांत आर है, परिसर केवल धनात्मक होगा, और सह प्रांत आर है मतलब सह प्रांत में तो ऋण संख्याएं भी हैं, और जब ऋण संख्याएं हैं तो यहां से आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर मतलब जो सह प्रांत है वो किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है बताओ, सह प्रांत परिसर और सह प्रांत क्या नहीं है बराबर, परिसर और सह प्रांत क्या नहीं है बराबर, आया समझ में। और जब परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा फलन आच्छादक भी नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब एक दो बार प्रैक्टिस करते हो तो आसान है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होने वाला मतलब बहुत आसान है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें उसके दोनों पार्ट हो गए। 8वां क्वेश्चन देखो कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय मान लेंगे, जहां एफ जो फलन है वो कहां से है, एफ फलन दिया हुआ है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए,
और हमने पहली कक्षा में यही पढ़ा है कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, बी क्रॉस ए। दोनों का कार्तीय, और जरूरी नहीं हो दोनों क्या हो, बराबर हो। और जहां फलन किस प्रकार से परिभाषित है, एफ ए से बी, मतलब फलन परिभाषित है कि एफ ओ, इसके अवयव कैसे होंगे, पहला अवयव ए का और दूसरा ए क्रॉस बी के सारे अवयवों का समुच्चय ही तो कार्तीय गुणनफल कहलाता है, जिसमें जो युग्म बनता है कर्मिक युग्म, उसका प्रथम अवयव ए का और दूसरा अवयव किसका होता है, बी का। तो ये जो कर्मिक युग्म है यहाँ से आप देख सकते हो। तो आगे, जबकि बी क्रॉस के क्या होता है, बी क्रॉस ए में वे अवयव होते हैं, कार्तीय गुणनफल होता है, वो कर्मिक युग्म होंगे जिसमें प्रथम अवयव इसका बी का और द्वितीय अवयव ए का। देखो एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। ए बराबर 1 2 3 ले लेता हूँ, बी बराबर में ले लेता हूँ ए और बी। ए क्रॉस बी कितना बनेगा ये बता रखा है, 3 गुणा 2 6 अवयव बनेंगे, एक ए, एक बी, 2 ए, 2 बी, समझाने के लिए यहाँ थोड़ा सा 3 ए और 3 बी। और बी क्रॉस ए में क्या बनेगा, सारे अवयव सारे कर्मिक युग्म होते हैं, बी क्रॉस में ए में होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3, और ये कर्मिक युग्म कभी बराबर में नहीं। तो ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए, अब यहीं से देख लो, आप समझा दूंगा। और फलन कहां से, एक एफ ऑफ ए बी बराबर कितना है, बी क्रॉस ए। पहली चीज एकेकी, भाई एकेकी होने के लिए हम क्या लेंगे हर बार, माना इसके दो अवयव लेंगे, इसके अवयव किस प्रकार का होता है, मानना A1 कोमा B1 एक तो इसका अवयव है, इसके अवयव युग्म होंगे तो अवयव भी लेंगे, तो पहला एक अवयव तो इसका ये कर्मिक युग्म माना, तथा A2 कोमा B2 इसके अवयव हैं ए क्रॉस बी, प्रथम समुच्चय के दो अवयव लेते हैं। और साथ में क्या दिखाना होगा, एक की दिखाने के लिए मान लेंगे एफ ऑफ A1 कोमा B1 बराबर क्या है, एफ ऑफ A2 कोमा B2, इन दोनों को बराबर माना है। fx1 बराबर fx2 मानेंगे तो क्या दिखाना होगा, x1 बराबर x2, इसका मतलब ये माना है इन दोनों को बराबर दिखाना है। यदि इन ये दोनों बराबर दिखा देंगे तो फलन क्या है, एकेकी है। हम क्या हर बार यही तो लेके चलते हैं, fx1 बराबर fx2, जहाँ x1 बराबर क्या दिखा दो, x2। यहाँ देखो इसके अवयव, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसके अवयव दो लेंगे तो इसका एक अवयव कर्मिक युग्म होता है, ये कर्मिक युग्म जिसका प्रथम अवयव क्या है, ए का, द्वितीय अवयव किसका है, बी का। ये भी एक कर्मिक युग्म है, A2 और B2, मतलब इसके दो अवयव दो कर्मिक युग्म ले लिए, एफ ऑफ A1 कोमा B1 बराबर एफ ऑफ A2 कोमा B2। अब ये क्या लिखा है कि एफ ऑफ A1 कोमा B, देखो एफ ए बी किसके बराबर होता है, B कोमा A के, तो एफ A1 कोमा B1 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये तो B1 कोमा A1 के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, B2 कोमा। और आखिर 11th में पढ़ के भी आए हो कि दो कर्मिक युग्म है x कोमा y बराबर होगा यदि x1 कोमा y1 के, कब, यदि और केवल यदि कर्मिक युग्मों को प्रथम अवयव बराबर हो, साथ में कर्मिक युग्मों के तीसरे दोनों केवल तभी हो सकता है। ये कर्मिक युग्म बराबर हैं, इसका मतलब क्या होगा, B1 किसके बराबर रहेगा हमेशा, B2 के, और A1 किसके बराबर होगा, A2 के, तभी कर्मिक युग्म बराबर है। और ये बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है, देखो A1 कोमा B1 किसके बराबर आ जाए, A1 किसके बराबर है, A2 के, B1 किसके बराबर है, B2। तो हम लेके चले थे एफ A1 कोमा B1 बराबर एफ A2 कोमा B2, ठीक है सर, दिखा दिया A1 कोमा B1 बराबर भी A2 कोमा B2। इसका मतलब फलन क्या है, रेखकी है। दूसरी चीज, दोनों तरीके से देखो, इसमें ए बी लिया, ए क्रॉस बी में ए बी लिया, इसमें क्या बनेगा, बी। एक चीज देखना, इसका मैं कोई भी अवयव लूं वो इसमें भी मिलेगा, इसके लिए एक ऐसा, इसमें मैंने बी ए लिया
तो उसमें ए बी मिलेगा पक्का, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में अवयवों की संख्या हमेशा क्या होती है सर, बताया तब बराबर होती है। ठीक है, और देखो यहीं से देख लो, एक बार समझ लो, इसमें 1a है तो इसमें a1 होगा। इसका मतलब मैं इसका कोई भी अवयव लूं, बी क्रॉस के अवयव ये मान लो a1 लिया तो उसका 1a उल्टा ही तो रखना है ना, इसका ba लिया तो उसका उल्टा ab मिलेगा क्या, पक्का मिलेगा। इसके a1 के लिए ऐसा 1a मिल रहा है सर, a2 के लिए ऐसा 2a मिल रहा है सर, a3 के लिए सर ऐसा मुझे 3a मिल रहा है, फिर b1 के लिए मुझे 1b मिल रहा है, b2 के लिए मुझे क्या मिल रहा है 2b भी मिल रहा है, b3 के लिए सर मुझे 3b भी मिल रहा है। इसका मतलब b क्रॉस a के प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा a क्रॉस b किस में होगा, a कोमा b a क्रॉस b में होगा कि f ऑफ a b बराबर क्या हो जाएगा, a होगा कि नहीं होगा। अरे आया कि नहीं, देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या बराबर भी होती है, और इतना ही फर्क होता है कि ए क्रॉस बी का जो अवयव है, जैसे ए कोमा एक, तो 1 कोमा ए बी क्रॉस ए में हो, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर होगी। फर्क इतना ही है, ए क्रॉस बी में पहला अवयव ए का होता है, दूसरा अवयव बी का होता है। बी क्रॉस ए में क्या होता है, पहला अवयव बी का होता है, दूसरा अवयव कितना ए का। तो ये मैंने बना के दिखा दिया। इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा ए क्रॉस बी में कोई अवयव होगा ना, पक्का होगा। तो यहां से समझने वहां लिख सकते हो, क्योंकि प्रत्येक बी कोमा ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए, तो इसकी परिभाषा तो यही तो होती है। अच्छा देखिए, इसके प्रत्येक अवयव के लिए इसमें एक ऐसा एक्स विद्यमान होना चाहिए कि जिसकी इमेज या जिसका प्रतिबिंब क्या हो, वो बी कोमा, तो प्रत्येक बी कोमा ए के लिए ए कोमा बी बिलोंग टू क्या होता है, ए क्रॉस बी, जहां एफ ऑफ ए कोमा बी क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए कोमा बी क्या बन जाएगा, बी कोमा। ऐसा यदि इसमें है तो पक्का ए कोमा बी इसमें होगा, हमने दिखा भी दिया। यदि इसमें ए कोमा एक है तो इसमें 1 कोमा ए होगा ही होगा, क्योंकि बी क्रॉस ए क्रॉस बी तो लिए है। अतः है फलन क्या है, इसमें तो इतना ही लिखना है, तो बस परिभाषा ही मान लो वही लिखना है, अतः फलन है। अच्छा देखे, आया समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है। एक तो वो 3 फलन थे, एक्स स्क्वायर वाला भी पूछ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, और बड़ा आसान भी है। एक के लिए तो फिक्स है, x1 बराबर x2 दिखा के x1 बराबर क्या दिखा दो, x2। इसके लिए हमने क्या किया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को आपको पुनः समझा दिया। ये लिखना नहीं है कहीं एग्जाम में लिखो, ये आपको समझाने के लिए कि बी क्रॉस ए का देखो यहाँ क्या लिया है, ए बी लिया तो उसकी इमेज बी ए आई है, बस इतना ही किया। इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक कोमा एक की क्या बनेगा, ए कोमा वाई के साथ एफ ऑफ ए कोमा बी क्या बनेगा सर, बी कोमा ए। एफ ऑफ 2 कोमा ए क्या बनेगा सर, ए कोमा 2, ये तो बनेगा। इसका मतलब प्रत्येक अवयव इसमें मिलेगा भी, तो प्रत्येक ए कोमा ए के लिए 1 कोमा ए होगा ऐसा, प्रत्येक ए कोमा 2 के लिए प्रत्येक 2 कोमा ए भी होगा, इसमें से होगा। तो हर के लिए एक ऐसा अवयव हमेशा मिलेगा जहां पे उसकी इमेज वापस वही अवयव आ रहा है। इसका मतलब फलन क्या है, आच्छादक है। तो ये एक की अकेला एक ही नहीं है, ये एक की और आच्छादक दोनों है। ये भी, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान सकते हो, और आपको 1-2 बार प्रैक्टिस भी मान सकते हो करनी। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, मैं कहता हूं हर प्राकृत संख्या रख के देखना होगा। ये थोड़ा सा लिखा हुआ गलत, ये होगा n प्लस 1/2, और ये है n बटा। ये कोई फलन है, कोई फलन कहां से कहां परिभाषित है, चेक करना, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और फलन क्या है कि fn, यदि मैं इसमें से कोई विषम संख्या लूं, तो विषम संख्या लूंगा तो फलन का मान यहां रखूंगा और फलन का मान प्राप्त करूं, अभी समझा दूंगा। और यदि मैं कोई सम संख्या होती है तो फलन का मान ये रख के मान प्राप्त कर। अभी देखिए, बतलाइए कि फलन क्या, फलन एककी और आच्छादक है। तो देखो इसमें क्या कहा है, एन में क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 4। इसने फलन को क्या परिभाषित किया है कि जो संख्या प्राकृत संख्या यदि सम है, मतलब n बराबर 2 है, तो f2 का मान कहाँ रख के निकालोगे, n सम है इसमें रख के निकालो। ठीक है,
n का मान 2 यहाँ रखोगे तो n बटा 2 होता है, ये कितना हो जाएगा 2 बटा 2 बराबर f 1 है, 1 से शुरू कर लो, मैंने पहले 2 ले लिया। एक विषम संख्या है सर, तो विषम संख्या है तो यहाँ रख के मान निकालोगे फलन का। विषम संख्या है तो 1 प्लस 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 2 बराबर f ऑफ 3। देख लो, समझाने के लिए वहां नहीं करना होता परीक्षा में। 3 विषम संख्या तो ऊपर वाले में ही रखेंगे सर, कितना बनेगा 4 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा सर 2। ऐसे ही f ऑफ 4 बराबर कितना आ जाएगा, विषम संख्या तो 4 बटे 2 बराबर 2। अब यहाँ से आपका एक उत्तर भी मिल गया, आप सीधा कर दोगे सर ये एक की नहीं है, और आपको फलन भी समझ में आ गया कि सम संख्याएं हैं तो फलन का मान यहाँ रख के निकालोगे यहाँ, और विषम है तो यहाँ, और सीधा यहाँ से 4 मान रख दो, शुरू के 2 ही रख दो, आपको एक की का तो पता चल जाएगा। देखो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 का मान तो 1 आ रहा है, लेकिन x1 बराबर x2 है क्या, नहीं है सर। लिख सकता हूँ ना सीधा ही कि f ऑफ 1 बराबर क्या है f ऑफ 2, लेकिन 1 बराबर क्या नहीं है 2 नहीं है सर, लन एक की नहीं है, यहीं से दिख जाएगा। यहाँ कभी भी इस प्रकार के x के मान यदि 2 होते हैं, 2 जगहों पर फलन परिभाषित होता है, तो आप कभी भी वो x1 बराबर x2 वाला मेथड काम में नहीं लेंगे, मतलब एफ एफ x1 बराबर एफ एफ x2 वाला मेथड कभी काम में इन प्रकार के फलनों में ले सकते, वो केवल तभी ले सकते हैं जब एफ एक्स बराबर जैसे सीधा ही हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स है, 4 माइनस है, ये 2 जगह अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग है, तो यहाँ हम काम में वो मेथड नहीं लिख सकते। इस प्रकार का आएगा तो पक्का आपको उदाहरण ही लेना है, ये वो ट्रिक बता देता हूँ, मतलब सीधा कि वो तो केवल उन्हीं में अप्लाई हो सकता है, डायरेक्ट दिख जाए तो ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 1 बराबर माइनस 1 नहीं है, लेकिन इस प्रकार से फलन कोई आता है ना 2-3 जगह, तो वहां वो मेथड काम में नहीं लेना, वहां पे एग्जाम्पल से सिद्ध कर दोगे। तो देखो ये फलन 1 की तो नहीं हुआ सर, रख दिया। अब एफ 5 रखोगे तो भी 3 आएगा, 6 रखोगे तो भी 3 आएगा, 7 रखोगे तो 4 आएगा, 8 रखोगे तो भी 4। इस प्रकार जो परिसर बनेगा आपको सीधा ही दिख रहा है कि परिसर क्या बन जाएगा, वापस से प्राकृत संख्या प्राप्त होता जाएगा। 1 भी निकाल लिया लगातार, 2 भी, 3 भी, 4 भी। मुझे देखो 5 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, प्राकृत संख्या का उसके लिए मान कितना लूंगा 10। मुझे 6 निकालना हो तो प्राकृत संख्या का मान कितना लूंगा 12। मुझे यहां से 7 है, 7 के लिए मैं क्या ले लूंगा 14, 14 बटा 2। तो हर प्राकृत संख्या यहाँ के लिए मुझे एक ऐसा अवयव प्रांत में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है सर, जिसकी इमेज वापस से क्या ये आ रहा है, या तो ये ले लो। ये आपकी दोनों तरीके में, इन्होंने 2 तरीके से ले रखा है हर जगह, हम वो भी करेंगे। तो देखो आच्छादक सिद्ध करना है तो आच्छादक में कभी कभी दिक्कत आती है, n प्लस 1 बटा 2 और n बटा एक साथ n विषम, और बहुत आसान है, और n देखो अब रैप कहाँ से है, n से n। इसमें प्राकृत संख्या होते हैं 1 2 3 4, इसमें केवल सम संख्याएं और क्या होती हैं केवल विषम संख्याएं, तो मैं मान लेता हूँ। और देखो सम संख्याओं को लिखने का तरीका क्या होता है 2n, विषम संख्याओं को किस तरीके से लिखा जा सकता है 2n प्लस 1। ठीक है सर, देखो n का मान 1 रखो तो 4 5 2 0 से शुरू कैसे भी कर सकते हो। अब देखो जहाँ n एक क्या है प्राकृत, अब इसमें विषम संख्या और केवल सम संख्या है, तो मान लो प्रत्येक सम संख्या क्या है, यहाँ इन्होंने लिया है 2c, ले लिया इन्होंने, कुछ नहीं। आप n ले सकते हो, 2x ले सकते हो, तो 2x के मतलब मैं इसमें सम संख्या लूं तो उसके लिए इसमें कौन अवयव मिलेगा, उसके लिए इसमें n में कुछ नहीं लिखना 4x होता है। देखो 2x हमेशा धनात्मक वो सम संख्या है, तो 4x भी क्या होगा उसका दुगुना ही तो है, 2 गुणा 2x, तो वो भी क्या होगा सम संख्या होता है। और सम संख्या है किसमें, प्रांत में।
जहां एफ ऑफ 4x बराबर कितना हो जाएगा, सम संख्या है तो 4x बटा 2 बराबर कितना, मतलब कि जो सह प्रांत की प्रत्येक सम संख्या के लिए हमें एक ऐसा अवयव इसमें मिल रहा है। प्रत्येक संख्या मतलब 2 के लिए कितना मिलेगा, 4, 4 के लिए कितना मिलेगा, 8। तो प्रत्येक सम संख्या के लिए एक ऐसी सम संख्या एक ऐसी संख्या इसमें मिल रही है, वो क्या है, प्रत्येक इसके 2x के लिए इसमें क्या मिल रहा है, 4x। जहां ये क्या आ रहा है, वापस से वो संख्या, मतलब प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब। अब विषम संख्या भी तो बची है, वो भी आसान है। तथा प्रत्येक विषम संख्या, प्रत्येक विषम संख्या भी बची है, उनके लिए देखो क्या मिलता है, प्रत्येक विषम संख्या 2x प्लस 1 के लिए, विषम संख्या को इसी के लिए ऐसे ही लिखते हैं, क्या मिलेगा, प्रत्येक विषम संख्या के लिए 4x प्लस 1, यहाँ 4x मिलता है, यहाँ क्या मिलेगा, 4x1 बिलोंग टू किस में होता है, n में। प्रत्येक विषम संख्या है, जैसे 3 है तो 3 के लिए क्या मिलेगा, यहाँ x की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, तो 3 के लिए आपको ऐसी विषम संख्या क्या मिल जाएगी, 5, क्या मिल जाएगी, 5। तो जहां एफ ऑफ 4x प्लस 1 बराबर, ये विषम संख्या होती है हमेशा ही, तो विषम संख्या तो इसमें रख दो, तो 4x प्लस का 1 n की जगह रख दिया, प्लस का 1 है ही बटे 2, कितना बनेगा 4x प्लस 2 बटे 2, दोनों में भाग देंगे तो ऊपर इधर तो 2x प्लस का कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब इसमें यदि प्रत्येक सम संख्या है तो वो 2x के रूप में ही होगी, तो प्रत्येक 2x के लिए इसमें एक ऐसा 4x विद्यमान होता है जहां उसकी 4x की क्या बनता है, प्रतिबिंब 2x मिल सकता है। अब इसमें विषम संख्याएं भी है, तो प्रत्येक इसकी विषम संख्या 2x के लिए, यहाँ 2x के लिए 4x है, तो 2x प्लस 1 के लिए कितना बोल देंगे, 4x1 प्लस होता है, याद भी रह जाता है। 2x के लिए कितना होता है, 4x होता है इसमें, तो सर 2x प्लस 1 के लिए कितना हो जाएगा, 4x1 प्लस होता है n में, और वो भी होगा जहां एफ 4x प्लस 1 कितना बन जाता है, 2x। मतलब ये इसमें से लेता हूं विषम संख्या, तो उसके लिए ऐसी विषम संख्या भी होगी प्रांत में, और वो इस प्रकार, जैसे 3 है तो 3 के मतलब 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x बराबर 1, तो इस 3 के लिए ऐसा 4x1 पे कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। प्रत्येक विषम संख्या के लिए एक ऐसी विषम संख्या मिल रही, प्रत्येक 6, जैसे 5 है तो 5 के लिए आपको क्या मिलेगा, 7, जहाँ 7 प्लस 1 बटा 2 मिल जाएगा। तो यही करना है हमें। अब देखो आगे, तो ये समझ में आ गया, तो ऐसा फलन, तो ये जो n प्लस 1 है, कि ये है ना एक की नहीं होता लेकिन आच्छादक, एक की तो नहीं होता लेकिन क्या होता है, आच्छादक, और लिखने का तरीका मैंने इसको आपको बता दिया है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कि a बराबर क्या है, r माइनस, और b बराबर क्या है, r माइनस ए। ये आपको यहाँ दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि r में से तो वास्तविक संख्याओं में 3 ले लिया, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन परिभाषित नहीं होता। b बराबर क्या है, सह प्रांत r माइनस 1 है, इसका मतलब है जब हम y को x बराबर, जो x बराबर y मान के x को y के पदों में व्यक्त करेंगे, तो y का ये मान रखने पर x नहीं मिल सकता। ये लिखा हुआ है ना, का मतलब सीधा सा लिख देना कि फलन आच्छादक है, कोई भी फलन दिया हो, ये निकाल के दे रहा है, इसका मतलब आपको पहले ही इस प्रकार से परिभाषित करवा रहा है, एक पहले भी किया था कि फलन आच्छादक होगा, और वो चेक कर भी कर देंगे, पक्का होगा, निकाल के दे दिया ना आपको। ये माइनस वाला मतलब इन्होंने इसीलिए निकाले हैं वो पद या वो संख्याएं जिस पर फलन क्या नहीं होता, परिभाषित या आच्छादक नहीं होता। ठीक है सर, देखो फलन कहाँ से कहाँ पर दिया है, r माइनस 3 से, मतलब r में से 3 हटा दो उससे लेकर, और फलन क्या है, एफ एक्स बराबर x माइनस का 2 बटे x माइनस का क्या है, हो गया सर। ठीक है, अब देखो मैं r क्यों घटाया इसने 3, क्योंकि मैं यहाँ 3 रख दूं x की जगह, तो क्या बनेगा सर, एफ ऑफ 3 क्या होता है, होता तो इन्होंने 3 पर परिभाषित ही नहीं किया, 3 माइनस का 3 1 बटा 0 अनंत, तो ये एफ 3 पर परिभाषित नहीं होता, तभी तो उठाया है। और इधर हटाने का मतलब है कि ये
एक पर आच्छादक नहीं होता, एक कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते इस सह प्रांत का, कोई भी वैल्यू रख दो चाहे आर की, इसलिए ये हट है। इसका मतलब ये फलन आच्छादक होता है, वो दिखा भी देंगे। तो ये इसलिए तीन यूं हटाने का मतलब क्यों होता है कि जिस पर फलन परिभाषित नहीं होता। पहले देखो एक की के लिए तो ये ऐसे फलन हो तो सीधा ही कर लो कि माना x1 तथा x2 बिलोंग टू क्या है r माइनस का 3, साथ में एफ ऑफ x1 बराबर कितना, एफ ऑफ आपको भी सर इतना ठीक है, एफ x1 बराबर क्या है एफ x2, तो इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा, वहां से x1 माइनस का 2 बट्टे एफ x2 कितना हो जाएगा x2 माइनस का 2 बट्टे x2 माइनस। ये थोड़ा सा यहाँ निकालना आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं इसको वज्र गुणा कर दो, आपस में हल करना है। तो ऐसी समीकरण की है, x1 माइनस 2 को किससे वज्र गुणा करोगे, x2 माइनस, और इधर x2 माइनस का 2 है तो किससे गुणा करोगे x1 माइनस 3। ठीक है सर, इनको गुणा करते हैं, अब हल करते हैं तो क्या करोगे, पहले x1 को दोनों से गुणा कर दो, फिर -2 को दोनों से, तो x1 अब देखो x1 को -3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 x1 आएगा सर, -2 को x2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 x2 आएगा, -2 को -3 से गुणा करूंगा तो प्लस का 6 आएगा। अब x2 को ले लो, पहले x2 को x1 से गुणा करेंगे तो x2 गुणा x1, x2 को -3 से गुणा करूंगा माइनस का 3 x2, -2 को x1 से गुणा करूंगा माइनस का 2 x1, -2 को -3 से गुणा करूंगा प्लस। जब समीकरण को गुणा इस प्रकार से करेंगे, इसको क्या गुणा करेंगे, पहले देखो x1 को x2 से कर दो ना, x1 x2, x1 को -3 से गुणा करेंगे -3 x1 लिख दो, माइनस को 2 को x2 से गुणा करेंगे -2 x2 लिख दिया, -2 गुणा -2 प्लस का 6 हो जाएगा। चिन्ह सहित लिखना होता है बस। अब हमेशा ये दो समीकरण बन गई, तो दोनों समीकरणों में यदि दोनों तरफ समान संख्याएं हैं तो उनको काट दो, चिन्ह सहित समान। देखो x1 x2 धनात्मक इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा, प्लस का 6 इधर भी है सर इधर भी है, कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी नहीं कट रहा। अब क्या करो, x1 की संख्याओं को एक तरफ ले लो और x2 की संख्याओं को एक तरफ ले लो, तो मैं x2 को इधर ले लेता हूँ, चलो x1 को इधर ले लेते हैं, इधर क्या है माइनस का 3x, माइनस का 2x2 है, भी इतना ही बचा है, बराबर इधर क्या बचा माइनस का 3x2, कन्फ्यूज हो रहे हो तो ऐसा लिख लो। अब इसमें x2 को इधर लेके जाता हूँ, नहीं x1 को लेके चला जाता हूँ, माइनस का 3x1 है, इधर माइनस का इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 2x1, इधर माइनस का 3x2 है, एक तरफ कर लो दोनों, इधर लेके आएंगे प्लस का 2x2, माइनस का तो 3x1 और प्लस का 2x2, बचेगा कितना, फिर माइनस का x1 बचेगा, और इधर माइनस का तो 3x2 और इधर प्लस का 2x2, कितना बचेगा सर माइनस का x2, ये माइनस का x1 इधर कितना बन जाएगा, अरे वाह, fx1 बराबर fx2 लेके चले थे और क्या दिखा दिया x1 बराबर, ये फलन क्या हो गया एक ही हो गया सर। जब ये फलन एक ही हो गया, अब हम क्या दिखा देंगे, इस देखो देखिए कितना आसान है। अब हमें दिखाना है आच्छादक। अब इस प्रकार के फलनों में ना कोई प्रांत किसके बराबर आ रहा है, हमें कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे फलनों में हम क्या किस मेथड से चलेंगे, इसमें देखो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है एक्स माइनस 2 बटे, और कहां से कहां परिभाषित है, r माइनस 3 से, ये फलन कहां से कहां परिभाषित है, r माइनस 3 से r माइनस 2, दिखाना है आच्छादक। तो आच्छादक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो, मानना एक y लेते हैं, y बिलोंग टू r माइनस का 2, फिर एक y ऐसा r माइनस 2 में है जिसके लिए x बिलोंग टू क्या है प्रांत में से,
जहां एक वाई लेंगे सह प्रांत में जिसके लिए एक्स, जहां एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो, मान लो वाई, ऐसा है तो क्या वो प्रत्येक वाई के लिए एक्स मिल रहा है क्या? देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस का 2 बटे एक्स माइनस 3 बराबर वाई। ये पहला क्वेश्चन है थोड़ा ढंग का, कि अब एक्स को एक तरफ करना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे तो वज्र गुणा कर लो, नीचे एक ले लो, एक तरफ तो क्या बचेगा एक्स माइनस का 2, और वाई को क्या गुणा करूंगा। मैंने क्या कहा इस प्रकार में क्वेश्चन में सीधा क्या करना, अच्छा तक जाकर एफ एक्स बराबर वाई मान लो, केवल एक्स को एक तरफ कर दो और वाई के सारे बचे हुए पद क्या कर दो, एक तरफ कर देंगे सर। यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस का 2, वाई को गुणा किया सिर्फ एक्स वाई माइनस का वाई। एक्स को एक तरफ लेना है सारी संख्याओं, केवल एक्स रखना है एक तरफ, और वो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ देखो एक्स वाले दो पद हैं तो दोनों को एक तरफ कर लो, एक तो एक्स है और एक क्या है, एक्स वाई इधर है एक्स, और एक्स वाई को उधर लेके जाएंगे कितना बचेगा माइनस का बराबर, और वाई के बचे हुए सारे पद इधर ले आओ तो वो 2 इधर लेंगे प्लस का, और ये माइनस का 3y इधर पहले से है। ठीक है सर, एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, 2 माइनस का 3y, इंप्लाइज एक्स बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ से ना कहीं गलती तो की है क्या, एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 3 है क्या अपना फलन, देखते हैं एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 3, आर माइनस 1 है, आर माइनस क्या है 1, ठीक, ये आर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर माइनस। अब देखो तो ये एक्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 3y बटे कितना आ जाएगा 1 माइनस, कर सकते हो दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो तो ऊपर तो आ जाता है 3y माइनस का बटे 2 और नीचे आ जाएगा y माइनस 1 बराबर क्या, देखो केवल x एक तरफ बाकी y के सारे पद एक तरफ। अब यहाँ देखो y की वैल्यू 1 होती है, x बराबर क्या है 3y माइनस का 2 बटे y माइनस का, इसका मतलब क्या है कि y बराबर 1 होगा तो x बराबर क्या होगा इन्फिनेटिव, मतलब y 1 हो तो उसके लिए कभी x नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा हमें, यही तो यहाँ बताया गया, तभी तो इन्होंने यहाँ y यहाँ से लिया जाता है तो इन्होंने 1 पहले ही निकाल दिया, वो आपके लिए आसान है कि मतलब y बराबर 1 पर आपको x नहीं मिल रहा था तभी इन्होंने हटा दिया, और ये यहाँ से दिख रहा है कि जब मैं y 1 रखूंगा तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0, तो उसके लिए तो आपको इसमें जो ये एक था उसकी इमेज या उसका बिंब क्या होना चाहिए, एक में अक्स अनंत होना चाहिए था, वो कभी हो नहीं सकता तो इन्होंने एक निकाल दिया। इसका मतलब y बराबर 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू लो ऐसी ऐसा x मिल जाएगा ना, पक्का मिल जाएगा, तो ठीक है, तो यहाँ इतना ही लिखना है, अतः है प्रत्येक y के लिए, अब ये लिख दिया तो आगे क्या करना है, तो x बराबर कितना है, x बराबर 3y माइनस का 2 बटे y माइनस, जहां ये भी दिखाना है एफ ओ 3y माइनस का 2 बटे, मतलब क्या है कि इस प्रत्येक y के लिए एक ऐसी संख्या होती है जिसकी इमेज क्या बन जाती है y, एफ एक्स बराबर क्या था x माइनस 3 बटे x माइनस का 2, यही तो है x माइनस 2 बटे x माइनस का 2 बटे x की जगह देखो ये रखेंगे तो क्या आएगा 3y माइनस का 2 बटे y माइनस 1 माइनस का 2, और y की जगह रखेंगे 3y माइनस का 2 बटे y माइनस 1 माइनस, रखो तो ठीक है नहीं रखो तो भी ठीक, वापस से y दिखा देंगे बराबर, देखो ये बटे 1 नीचे लघुत्तम है y माइनस का 1 और ये बचेगा 3y माइनस का 2 और माइनस का 2 गुणा y माइनस, नीचे इसमें लघुत्तम आएगा y माइनस 1 और इसके लिए तो हो जाएगा 3y माइनस 2, इधर बच जाएगा माइनस का y, इसको हल करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा 3y माइनस का 2 माइनस का 2y प्लस का 2 बट्टे y माइनस 1,
बट्टे में क्या आएगा, 3y माइनस का 2 माइनस का y प्लस का 1 बट्टे, ये दोनों कट भी जाएंगे एक दूसरे से, क्या बचेगा ऊपर 3y माइनस 2y बराबर y माइनस का y बराबर 0, और नीचे 3y माइनस y 2y माइनस का बचेगा। ये यहाँ पे 3 है, मैंने गलती कर दी, 3 है ना, ये 3, कोई दिक्कत नहीं, ये 3y माइनस प्लस का 3y माइनस 3 से 0, 3 माइनस 2 कितना बच जाएगा, सॉरी प्लस का 1। तो यहाँ एफ ऑफ 3y माइनस का 2 बट्टे y माइनस 1 बराबर कितना बच जाएगा, मतलब प्रत्येक y के लिए 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 एक ऐसा x कैसा होता है, प्रत्येक y के लिए x 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 में होगा, जहाँ प्रत्येक y के लिए x कौन सा होगा, 3y माइनस 2 बटे y माइनस, और वो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से, प्रत्येक y के लिए एक ऐसा x केवल एक तरफ रखेंगे तो प्रत्येक y के लिए ऐसा x होगा, जहां प्रत्येक y के लिए ऐसा x कौन सा था, 3y माइनस 2 बटे y माइनस, जहाँ एफ ऑफ 3 माइनस वाई 3 माइनस 2 बटे y माइनस 1 बराबर क्या आ रहा है, y आ रहा है, क्या प्रत्येक y के लिए ऐसा x मिल रहा है, तो ये फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा, क्या होगा, आच्छादक। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तो देखते हैं।